Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we are learning how to do translation. So translation का ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है और इसमें हम पास्ट टेंसेस के पैराग्राफ्स को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप सीख सकें कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में जब पास्ट टेंस से मुतल्लिका पैराग्राफ्स को एग्जामिनर सेट करे तो कैसे उन्हें इडियोमैटिकली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो आप ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम जो हैं वो 3 पैराग्राफ्स की ड्रिल करेंगे। सो आप नोटबुक निकालिए, साथ साथ सीखते जाइए कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में अगर पास्ट के पैराग्राफ्स आए तो कैसे उन्हें ट्रांसलेट करना है। प्रेजेंट टेंस में भी हमने ऐसे ही किया था कि कुछ पैराग्राफ्स की ड्रिल की थी। तो चलिए अभी हम पास्ट के इन पैराग्राफ्स को जो कि बोर्ड पे आपके सामने लिखे हैं, आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ को जरा देखिए। खालिद बिन वलीद इस्लाम के अजीम सिपाहसालारों में से एक हैं। पहला सेंटेंस नो डाउट प्रेजेंट है, खालिद बिन वलीद का इंट्रोडक्शन है और बाकी सारा का सारा पैराग्राफ पास्ट टेंस में है। सो इस पैराग्राफ को जो कि पास्ट में है कैसे कैसे आपने ट्रांसलेट करना है, आइए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद इस्लाम के अजीम सिपाहसालारों में से एक हैं। आप भी जल्दी जल्दी कोशिश करते जाएं। हाँ, फिर चेक कीजिएगा कि क्या जो मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूं क्या वैसा ही आपने किया। सो फर्स्ट सेंटेंस को कैसे करेंगे? खालिद बिन वलीद इज वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स ऑफ इस्लाम। यहां पे अजीम सिपाहसालारों में से एक हैं, तो क्या करेंगे? खालिद बिन वलीद इज वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स ऑफ इस्लाम। सो आप एक बात याद रखिए कि जब किसी पैराग्राफ में आप का वर्ड आए और वो नाउन जो है डेफिनेटली खालिद बिन वलीद जैसे कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके लिए आपको ट्रांसलेट करते हुए आपने ही लिखना है। सो याद रखना, ये आपने कहीं आपकी वजह से यू नहीं लिख देना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू मस्ट नो कि आपने उसे यू नहीं बल्कि ही लिखना है। सो आपकी उम्र का बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की राह में जिहाद करने में बसर हुआ। जिहाद करने में बसर हुआ। सो देखिए माजी का जुमला है, बसर हुआ। सो स्टूडेंट्स, आप जो है उसको ट्रांसलेट करते हुए फिर कह रहा हूं, बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज अगर आपने यू लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा। ये आप जो लफ्ज है अकीदत और एहतराम की वजह से उस थर्ड पर्सन सिंगुलर खालिद बिन वलीद के लिए आया है। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? ही। तो क्या कहेंगे? द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज एज या लाइफ। क्योंकि डेफिनेटली बामहावरा तर्जुमा करते हुए हम अगर बात करें तो ऐसे ही करेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट, पैसिव का है, बसर हुआ, वॉज स्पेंट इन द होली वॉर्स यानी जिहाद। सो इन जिहाद भी लिख सकते हैं या इन द होली वॉर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिहाद अल्लाह की राह में ही होता है और होली वॉर्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे अभी अभी बात की है कि ट्रांसलेशन करते हुए आप बामहावरा तर्जुमा करेंगे तो वही बेहतर होगा, और दूसरी बात ग्रामेटिकली उसे करेक्ट करेंगे तो तब ही नंबर अच्छे आएंगे। सो नेक्स्ट देखिए, आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर तीर या तलवार के जख्म ना हो। आप समझ रहे हैं? यहां पे भी हम कैसे करेंगे? तवज्जो दीजिए। नो पार्ट ऑफ हिज बॉडी वॉज विदाउट द स्कार्स ऑफ वुंड्स बाय एन एरो और अ सॉर्ड। क्या करेंगे? नो पार्ट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि वो
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई जो पोजेसिव केस हम यहां यूज कर रहे हैं वो हिज बॉडी, तो क्या है, नो पार्ट ऑफ हिज बॉडी वॉज विदाउट द स्कार्स ऑफ वुंड्स बाय एन एरो और अ सॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, खतरे के वक्त आप सबसे आगे होते थे, तो बार बार आप आ रहा है, सो इसका मतलब खालिद बिन वलीद की बात हो रही है, तो आपने ही, हिज, हिम वगैरह इस्तेमाल करना है। तो क्या लिखेंगे, इन द मोमेंट ऑफ डेंजर, खतरे के वक्त, इन द मोमेंट ऑफ डेंजर, ये जो टाइम फ्रेज है इसे शुरू में लगा के आखिर पे भी लगाया जा सकता है, अगर शुरू में हो तो कॉमा लगा दें, जैसे कि बोर्ड पे ट्रांसलेट किया जा रहा है। इन द टाइम ऑफ डेंजर, कॉमा, ही वॉज ऑलवेज इन द फोर फ्रंट, इन द फोर फ्रंट। अच्छा, आपने इन द मोमेंट ऑफ डेंजर को अगर आखिर पे रखना है तो स्टार्ट किससे होगा, ही वॉज ऑलवेज इन द फोर फ्रंट, और आगे कोई कॉमा नहीं है, क्या लिखेंगे, ही वॉज ऑलवेज इन द फोर फ्रंट इन द टाइम ऑफ या इन द मोमेंट ऑफ डेंजर। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। जंगे मौता में आप मुसलमानों की फौज के सिपासलार थे। जंगे मौता में आप मुसलमानों की फौज के सिपासलार थे, तो क्या है जंगे मौता को, इन द बैटल ऑफ मौता, मौता का एम कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। सो इन द बैटल ऑफ मौता, सो इन द बैटल ऑफ मौता ही वॉज द कमांडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी, ही वॉज द कमांडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी। और आगे क्या लिखा है, आपके पास सिर्फ 3000 सिपाही थे जबकि रोमियों की फौज 1,00,000 के करीब थी। तो आइए ये भी पास्ट है, कैसे करना है, तवज्जो दीजिए। ही हैड ओनली, हैड क्या है, पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो लिख सकते हैं ही हैड ओनली 3000 सोल्जर्स विद हिम, whereas the number of soldiers of Roman army was almost 100,000, यानी के 1,00,000, 1,00,000 भी लिख सकते हैं एंड 100,000 भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, खालिद ने इन 3000 सिपाहियों को इस खूबी से लड़ाया कि रोमी फौज भाग निकली। तो क्या है, खालिद, अब लड़ाया जो है ये माना के पॉजिटिव जो है वर्ब यूज किया जा सकता है, लेकिन हम यहां पे लेड को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कि लीड की सेकंड फॉर्म है। खालिद लेड हिज 3000 मैन इन द फाइट सो स्किलफुल्ली, क्योंकि इस खूबी से लड़ाया, इस खूबी से लड़ाया, सो स्किलफुल्ली, और सो स्किलफुल्ली आगे, दैट द रोमन आर्मी फ्लड अवे या रैन अवे वगैरह वगैरह, भाग निकली। और उसके बाद देखिए, इस जंग में आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी। तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग दिस बैटल 9 ऑफ हिज सॉर्ड्स ब्रोक इनटू पीसेस, ब्रोक इनटू पीसेस। और आगे क्या है, जब मदीना पहुंचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का खिताब दिया। सो लास्ट सेंटेंस है, तो क्या है, व्हेन ही रीच्ड मदीना। अब यहां पे सब्जेक्ट जो है, जब मदीना पहुंचे, घबराना नहीं, किन की बात हो रही है, खालिद बिन वलीद ही की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट जो है बाजुकत उर्दू के जुमले में नजरअंदाज भी हो जाए तो आप उसका अच्छा मफहूम और उसे अच्छी तरह ट्रांसलेट करें और इंग्लिश में वो सब्जेक्ट लिखें। तो क्या है, When he reached मदीना, कॉमा, क्योंकि ये टाइम क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जब ये शुरू में आए तो दूसरे सेंटेंस के साथ शुरू करने से पहले कॉमा लगा देते हैं। When he reached मदीना, the holy prophet, peace be upon him, gave him the title
of the sword of Allah. So dear students, एक पैराग्राफ को जो कि पास्ट का था हमने सॉल्व किया. यकीनन आप भी टैली कीजिए कि आपने इसे कैसे किया है. सो अगले पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए अगले बोर्ड पे चलेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ पास्ट का हम सॉल्व करने को हैं. थारोली पास्ट का है, इंटायरली पास्ट का है, चांद बीबी के बारे में है, हिस्टोरिकल एक इवेंट है जैसे कि पिछला पैराग्राफ भी था. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं. चांद बीबी की वलवला अंगेज तकरीर से सब सिपाहियों की गैरत जाग गई या जाग उठी. सो कैसे करेंगे? तवज्जो दीजिए. गैरत डेफिनेटली सेंस ऑफ ऑनर होती है. सो ट्रांसलेट करते हुए हम उसे सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे. तो क्या कहेंगे? द सेंस ऑफ ऑनर ऑफ ऑल सोल्जर्स वॉज अराउज्ड. जाग उठी. अवेकन्ड भी कह सकते हैं. वॉज अवेकन्ड, वॉज अराउज्ड, वॉज अवेकन्ड by the inspirational या by the motivational speech of चांद बीबी. So dear students, कोई मुश्किल बात नहीं, बस तवज्जो दीजिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से आपने फॉर्म करना है, किस तरह से आपने ढालना है. सो आसान थी बात, फिर सुन लीजिए. द सेंस ऑफ ऑनर ऑफ ऑल सोल्जर्स वॉज अवेकन्ड या वॉज अराउज्ड by the inspirational speech of चांद बीबी. और आगे सुनिए. और सब ने तहैया कर लिया. तो क्या कहेंगे? and they all determined या they all decided कि वतन की हिफाजत में अपने खून का आखिरी कतरा कुर्बान कर देंगे. अब खून का आखिरी कतरा कुर्बान नहीं होता, वो बहाया जाता है. लेकिन उर्दू का मुहावरा ऐसा है, तो कोशिश करें कि जब आप इंग्लिश में जो है वो पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें तो आप इंग्लिश के मुहावरों का और उसके स्ट्रक्चर्स का ख्याल रखें. सो कैसे करेंगे? जब हमने कहा दे ऑल डिटरमिन्ड और डिसाइडेड, तो फिर टू सैक्रिफाइस कहने के बजाय टू शेड लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड टू डिफेंड देयर होमलैंड. समझ आ रही है? क्योंकि कुछ जो हमारे क्या होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, जैसे कि डिटरमिन्ड और डिसाइडेड, इनके बाद इंफिनिटिव केस आता है, यानी टू वाली फॉर्म जो है वो आती है. तो दोबारा सुन लीजिए. दे ऑल डिटरमिन्ड टू शेड लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड टू डिफेंड देयर होमलैंड. सो नेक्स्ट देखिए. शाही फौज की आमद की खबरें बराबर पहुंच रही थीं. अब ये उर्दू का मुहावरा है, बराबर पहुंच रही थीं, तो इसका मतलब है कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली. सो आइए कैसे इसे ट्रांसलेट करना है. द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ द रॉयल आर्मी वॉज कंटिन्यूसली रीचिंग अहमदनगर. सो बराबर पहुंच रही से परेशान नहीं होना, इसका मतलब मुसलसल पहुंच रही थी. समझ रहे हैं? दोबारा देख लीजिए. द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ द रॉयल आर्मी वॉज कंटिन्यूसली रीचिंग अहमदनगर. आगे देखिए जी. चांद बीबी ने फौज की कमान खुद अपने हाथ में ले ली. फौज की कमान, कमान से घबरा नहीं जाना. लफ्जों में अटक गए, फंस गए तो ट्रांसलेशन अच्छी नहीं हो सकती. सो इसको भी इडियोमेटिकली ट्रांसलेट करना है. यहां कमान का मतलब जो है वो कमांड है, ठीक है ना, लीडरशिप है. सो आइए देखते हैं फिर ट्रांसलेट कैसे करेंगे. तो हमने लिखना है चांद बीबी टुक द कमांड ऑफ द आर्मी इन हर ऑन हैंड्स. शाबाश. सो आगे क्या है? टुक द कमांड ऑफ द आर्मी इन हर ऑन हैंड. अब यहां पे भी बार बार चांद बीबी के लिए प्रोनाउन कौन सा आ रहा है? हर, जो कि फीमेल जेंडर के लिए डेफिनेटली क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही प्रोनाउन है. और सारे इंतजाम मुकम्मल करके दुश्मन की आमद का इंतजार करने लगी.
और आगे इससे मिला हुआ जुमला है तो ठीक है, हम भी कह देते हैं एंड, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, क्योंकि लिखा है सारे इंतजाम मुकम्मल करके, तो यही है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, कॉमा, तो फिर क्या करना शुरू कर दिया, शी बिगेन टू वेट या शी स्टार्टेड वेटिंग फॉर द एनिमीज अराइवल। बेटा बात समझ रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने बामहावरा अच्छी सेंस के साथ जो है, अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड के साथ क्या है, फिक्रों को, जुमलों को ट्रांसलेट करना है। सो आगे चलते हैं। बिल आखिर शाही फौज आ गई, अहमदनगर पर हमला हुआ, तो क्या करेंगे, बिल आखिर का मतलब होता है एट लास्ट या फाइनली। एट लास्ट द रॉयल आर्मी केम, अहमदनगर वॉज अटैक्ड, ये पैसिव वॉइस है, हम आपको एक्टिव पैसिव दोनों साथ साथ ही सिखा रहे हैं, तो ये भी पक्की बात है कि भाई समटाइम्स जुमले पैसिव के भी आएंगे, इसीलिए आपको दोनों स्ट्रक्चर साथ साथ ही सिखाए जा रहे हैं। लेकिन अहमदनगर वालों ने शाही फौज का मुकाबला इतनी हिम्मत और दलेरी से किया, उसके दांत खट्टे हो गए। अब देखो, दांत खट्टे होना क्या है, शिकस्त मिलना, शिकस्त होना, तो इससे भी घबरा नहीं जाना कि दांत खट्टे हो गए, ये क्या है। सो स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिए। बट द पीपल ऑफ अहमदनगर फेस्ड द रॉयल आर्मी विथ सो करेज एंड ब्रेवरी दैट इट वॉज कंप्लीटली बिटन या डिफीटेड। दोबारा सुन लीजिए। बट द पीपल ऑफ अहमदनगर faced the royal army with so courage and bravery that it was completely beaten or defeated. So students, अब तक दो पास्ट के पैराग्राफ्स को हमने सॉल्व किया है। आई डू बिलीव कि आपने कॉम्प्रीहेंड किया है। आइए थर्ड पैराग्राफ को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप भी ड्रिल करते जाइए, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। सो थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। 5 साल कब्ल हमें अपनी कौमी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। 5 साल कब्ल माजी का ही है। सो कैसे करेंगे? 5 years ago, हां, ये टाइम फ्रेज जो है वो आप कहां आखिर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलें शुरू में लगा दिया है तो हां कॉमा लगाएंगे 5 years ago। और अगो के बारे में याद रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। हां, यहां सामना करना पड़ा, ये एक ऑब्लिगेशन सी है, कंपल्शन सी है, इसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद हैड टू और फिर टू के बाद हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो कहेंगे 5 years ago we had to face the biggest challenge, क्योंकि सबसे बड़े तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। The biggest challenge of our नेशनल लाइफ, कौमी जिंदगी, नेशनल लाइफ। विकैबुलरी से भी आपने बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाना। आप उसको विकैबुलरी को नॉर्मली, जर्नली जैसे कि आम समझें उसी तरह उसे ढालने की कोशिश करें, क्योंकि विकैबुलरी जो है बाजुका हिम्मत, दलेरी, तो ये आम अल्फाज ही होते हैं, लेकिन बच्चे के यहां उस वर्ड में इतना अटक जाते हैं कि फिर वो अटके ही रहते हैं और मजीद आगे वो बढ़ नहीं पाते। सो जनरली जो भी आपके उस सेंस को डेवलप करते हुए वर्ड्स जो हैं वो जहन में आए, उनको ग्रामेटिकली उन्हें क्या है वो स्ट्रक्चर में ढालते जाएं और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाएं। सो नेक्स्ट देखते हैं। हमारी मिल्लत खतरे में थी। मिल्लत क्या होता है? अब यहां पे ये मिल्लत से नहीं घबरा जाना, नेशन को ही कहते हैं, सही है? तो क्या करेंगे? आवर नेशन वॉज इन डेंजर, वॉज इन डेंजर। हमारी इज्जत खतरे में थी। अब इज्जत क्या होता है? ये डेफिनेटली ऑनर, एस्टीम होती है, तो क्या कहेंगे? आवर ऑनर वॉज इन डेंजर। हमारी आजादी खतरे में थी। आजादी के लिए बेशुमार अल्फाज होते हैं, तो क्या कहेंगे? आवर फ्रीडम, लिबर्टी, जो भी, आवर फ्रीडम वॉज इन डेंजर। लेकिन खुदावंदे कदूस का लाख लाख शुक्र है,
अब यहां पे भी खुदावंदे कदूस का लाख लाख शुक्र है, इसमें अटक फंस नहीं जाना भाई। आसान सा जो भी वर्ड इससे मिलता जुलता आता है तो वही वो आप लिख सकते हैं। हां, उसे स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो यूज करें। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे लेकिन खुदावंदे कदूस का लाख लाख शुक्र है, तो कहेंगे बट गॉड बी थैंक्ड। अब ठीक है, मैंने खुदावंदे कदूस मुराद हॉली गॉड ने लिखा, सिर्फ गॉड लिखा है, तो इससे भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जितना भी आसान आप क्या है बामुहावरा उसे ट्रांसलेट कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। गलती का इम्कान उसी वक्त कम होगा जब आसान क्या है स्ट्रक्चर्स में आसान विकेबलरी के साथ आप उसे ट्रांसलेट करते जाएंगे। बट गॉड बी थैंक्ड अ मिलियन टाइम्स, देखो लाख लाख शुक्र है, तो क्या किया, अ मिलियन टाइम्स, दैट इन हिज इन्फिनिट मर्सी, क्योंकि आगे लिखा क्या है, और एहसान है। अब ऐसा ही होता है, अल्फाज की भर्ती जो है वो बाजुकात की जाती है। उर्दू में एक ही चीज के दो दो क्या है मतलब रखने वाले अल्फाज को इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन उनसे घबराना नहीं, क्या किया, बट गॉड बी थैंक्ड अ मिलियन टाइम्स दैट इन हिज इन्फिनिट मर्सी। इन्फिनिट का मतलब लामहदूद, जो कि अल्लाह लामहदूद हम पर क्या करता है, एहसान और रहमत बरसाता है। क्या हुआ, एहसान है कि उसने हमें इतनी ताकत और तवानाई अता फरमाई, दैट ही गेव अस द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, इतनी ताकत और तवानाई जो है अता फरमाई कि हमने अपने से कई गुना ज्यादा कभी दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अब छक्के छुड़ा दिए ये भी उर्दू का एक मुहावरा है, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो डेफिनेटली डिफीट की, लिक द डस्ट वगैरह वगैरह इस तरह का कोई इडियम जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, बट गॉड बी थैंक्ड अ मिलियन टाइम्स दैट इन हिज इन्फिनिट मर्सी ही गेव अस द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू ह्यूमिलेट, ठीक है, छक्के छुड़ा दिए, टू ह्यूमिलेट एंड डिफीट, उसको इस तरह से ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, ह्यूमिलेट एंड डिफीट आर एनिमी, और आगे क्या लिखा है, कई गुना ज्यादा कभी, हु वॉज टू ह्यूमिलेट एंड डिफीट आर एनिमी हु वॉज मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अस। इसका मतलब यहां पे कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव जो है वो स्ट्रक्चर में हमने इसे ट्रांसलेट किया। एक बार फिर सुन लीजिए, बट गॉड बी थैंक्ड अ मिलियन टाइम्स दैट इन हिज इन्फिनिट मर्सी ही गेव अस द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी to humiliate and defeat our enemy who was many times stronger as compared to us. इस नागहानी आजमाइश में, अब नागहानी में भी नहीं अटक जाना, नागहानी अनफॉर्चुनेट होती है, ठीक है। इस नागहानी आजमाइश में हम ना सिर्फ कामरान और सुरखरू हुए बल्कि जंग की आग में तपकर हमारी कौम कुंदन बन गई। यहां पे जंग की आग में तपकर, डेफिनेटली आप जो है वो लफ्जों में अटकेंगे तो फिर क्या है, आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। अब कैसे ये करना है, आपने इसे यूं करना है, वी नॉट ओनली केम आउट विक्टोरियस, कामरानो सुरखरू हुए, वी नॉट ओनली केम आउट विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल फ्रॉम दिस सडन ट्रायल, unfortunate trial, but also our nation became pure gold। कुंदन क्या होता है, प्योर गोल्ड। जंग की आग में तपकर, तो इससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो कैसे करेंगे इसे ट्रांसलेट, वी नॉट ओनली केम आउट विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल फ्रॉम दिस सडन ट्रायल बट ऑल्सो आवर नेशन became pure gold, खालिस सोने को कुंदन कहते हैं, और फिर इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे, प्योर गोल्ड फ्रॉम द एलेम्बिक ऑफ वॉर, एलेम्बिक ऑफ वॉर। ये जो जंग की आग है तो इसको क्या कहते हैं, एलेम्बिक ऑफ
वॉर। सो एक बार पूरे सेंटेंस को फिर देख लें। इस नागहानी आजमाइश में हम ना सिर्फ कामरान और सुरखरू हुए, बल्कि जंग की आग में तप कर हमारी कौम कुंदन बन गई। तो कैसे करना जी, फिर चेक करें, फिर जरा गौर करें। We not only came out victorious and successful from this unfortunate trial, but also our nation became pure gold from the alembic of war. So dear students, 3 paragraphs को सॉल्व करते हुए काफी चीजों को हमने डिस्कस किया। आई डू बिलीव कि आपने इन चीजों को अच्छी तरह समझा होगा। सो थैंक यू सो मच